हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों चीज़ों के बारे में। तीनों चीज़ों के अंतर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि दिया गया है, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद में क्या अंतर होता है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम पहले तुलनात्मक अध्ययन, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा गया है, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद का जो तुलनात्मक अध्ययन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि आदर्शवाद और प्रकृतिवाद को क्या कहते हैं इंग्लिश में। तो जैसा कि आपके सामने लिखा गया है कि आदर्शवाद को आइडियलिज्म कहते हैं, प्रकृतिवाद को नेचुरलिज्म कहते हैं एंड प्रयोजनवाद को प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। इसके पहले मैंने तीनों वीडियोज में आपको सारी चीज़ों को कंफर्म करा है। अगर आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके देखो। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर जरूर से ज़रूर करो। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल रहे हैं इन तीनों लोगों के। तो ये एक तत्ववादी होता है। वो एक तत्ववादी कौन सी चीज़ होती है, तो ये आत्मा के पे बिलीव करता है। यह भी तत्ववादी विचारधारा है। यह पुद्गल या पदार्थ को प्रमुख तत्व मानता है। अब देखो, समझो पदार्थ क्या होता है। तो इन द सेंस कि देखो, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। आप हमेशा अपने माइंड में ये बना के रखना कि पहले नंबर पे आपका लिखा गया है आदर्शवाद, फिर दूसरे नंबर पे प्रकृतिवाद लिखा गया है और तीसरे नंबर पे प्रयोजनवाद लिखा गया है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि इसने कहा है कि यह पुद्गल और पदार्थ को प्रमुख तत्व मानता है और इसमें लिखा गया है बहुतत्ववादी। अब समझो ये बहुतत्व क्यों है, अंतर क्या आया। तो ये भी एक तत्व का है, ये भी एक तत्व का है। बस ये जो है यानी कि जो प्रयोजनवाद है वो हमारा क्या है, बहुतत्ववादी है। तो अंतर क्या है दोस्तों, तो मेन अंतर जो आपके सामने दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि इसमें प्रयोगों पे निर्भरता होती है, यानी व्यवहारिकता वाली चीज़ें आती हैं। जो व्यवहारिक चीज़ें आती हैं उसके सामने बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती है। इसलिए ये जो आप देख पा रहे हो, ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा होता है कि बहुतत्ववादी होता है। नेक्स्ट दिया गया है मन, विचार और आत्मा इसमें वास्तविक माना गया है। इसमें प्रकृति, पदार्थ या भौतिक जगत वास्तविक माना गया है और इसमें वास्तविक प्रक्रिया, यानी प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, किसी चीज का व्यवहारिक यानी वैज्ञानिक ढंग। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, आध्यात्मिक प्रकृति सर्वोत्तम होती है इसमें। अब देखो, ये प्रकृतिवाद में क्या होता है, तो मनुष्य की मूल प्रक्रियात्मक प्रकृति उत्तम मानी जाती है और मनुष्य निश्चित नहीं है, मनुष्य खुद निश्चित नहीं है वरन परिवर्तनशील है। बड़ी सिंपल सी बात है और बहुत ही प्रैक्टिकली बात इसमें कही जाती है दोस्तों। अगर आप देखोगे तो एक छोटा बच्चा होता है, वो धीरे धीरे क्रॉल करता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे और बड़ा होता है। तो इन द सेंस की कहा जाता है कि मनुष्य जो है वो कह सकते हो कि निश्चित नहीं होता है, वो प्रैक्टिकली होता है। प्रैक्टिकली चीज़ें जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कहा गया है कि सत्यम शिवम और सुंदरम अमर मूल्य है। इसमें कहा गया है विश्व एक बड़ी सी मशीन है और ये होता है साधन को साध्य से अधिक महत्व देता है, यानी जो आपका साधन है उसे चलाने वाले से ज़्यादा महत्व देता है। उसके बाद दिया गया है परमात्मा स्वभाव से मानसिक है। अब इसका मतलब समझना, यहाँ लिखा गया है परमात्मा स्वभाव से मानसिक है। ठीक है, मतलब किसी भी इंसान की जो होती है कि आत्मा जब तक उसकी परमात्मा से ना मिले, यानी आध्यात्मिकता जो होती है वही उसका मस्तिष्क के स्वभाव की चीज़ों को बनाना होता है, यही आदर्शवाद होता है। ठीक है, बड़ी सीधी भाषा में अगर मैं एक लाइन में बताऊं आप लोगों को, तो बस एक सिंपल सी चीज़ आप समझ लो कि जब आदर्शवाद की बात किया जाए दोस्तों, तो उसमें बस ये एक चीज़ आती है कि जो परमात्मा है या जो चीज़ें हैं उसमें आत्मा का मिलन, यानी आध्यात्मिकता आदर्शवाद से संबंध रखता है। केवल विज्ञान ही ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, फिर लिखा गया है कि मानवीय प्रयत्न निर्णायक महत्व हैं। फिर लिखा गया है विश्व विचार प्रक्रिया है। विश्व की वास्तविक व्याख्या केवल प्राकृतिक विज्ञानों के द्वारा की जाती है, ऐसा है प्रकृतिवाद के अनुसार है। जो सिद्धांत कार्य करते हैं वे सत्य हैं। बड़ी सिंपल सी भाषा में, जैसे अगर प्रूव करना है कि बल क्या है, बल किसे कहते हैं, तो सब कुछ थोड़े ना बल है। जैसे कहा जाता है ना, अगर आप लोग थोड़ा सा साइंस पढ़े होगे तो कहा जाता है कि अगर कोई इंसान बोझा लेके खड़ा है तो वो कार्य नहीं कर रहा होता है। उसका मेन रीजन होता है कि कार्य जो होता है W=F cos θ, मतलब आपके किसी भी बल को अगर आपके ऊपर लगाया जा रहा है तो उसके कारण आपके अंदर विस्थापन होना जरूरी है। विस्थापन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप विस्थापन होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो इस चीज से कहा जाता है कि जो सिद्धांत कार्य करता है वही सत्य माना जाता है। क्लियर। हम नेक्स्ट देखते हैं अपना। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि लिखा गया है चिंतन का सर्वोत्तम स्वरूप अंतर्ज्ञान है। नैतिक प्रवृत्ति
आत्मा, परलोक, व्यक्तिगत अमरत्व आदि सब भ्रम है, सत्य मानव निर्मित करता है। तो मतलब इनके कहने का मतलब है कि जो मानव है वही सत्य निर्धारण करता है, वही सत्य को निर्मित करता है। फिर दिया गया है दृष्टिकोण पूर्णतया आध्यात्मिक होता है, इसमें भौतिक और यांत्रिक होता है दृष्टिकोण, और इसमें पूर्णतया मानवीय होता है। इस तरह से चीज़ों को आपको बिल्कुल याद रखना है। फिर दिया गया है इसके शैक्षिक सिद्धांत क्या क्या होते हैं दोस्तों, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो शैक्षिक सिद्धांत दिए गए हैं वो आपके सामने दिया गया है कि शिक्षा आध्यात्मिक या नैतिक प्रक्रिया है। इसके अनुसार शिक्षा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो कि प्रकृति में, यानी कि मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं कि इसमें इसके कहने का मतलब है कि अगर बच्चे को आपको सिखाना है, शिक्षा प्रोवाइड करनी है, तो आप सीधा सीधा बच्चे को नेचर में छोड़ दो, यानी प्रकृति में छोड़ दो और उसको खुद से सीखने दो। एज एग्जाम्पल मोगली को याद रख सकते हो, जो जंगल बुक वाली है। तो वो खुद से सीखता है, वो खुद जानवरों से दोस्ती कर लेता है, जानवरों को समझने लगता है, जानवरों की भाषा को समझने लगता है। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रखी गई हैं दोस्तों। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर दिया गया है शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है। जो इसमें चीज़ें दी गई हैं उसके अनुसार शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, जो आप इसमें बताया गया है। नेक्स्ट दिया गया है परमात्मा तत्व की ओर विकास करता है। बालक में वर्तमान जीवन को शिक्षा का आधार बनाया जाए, बालक की क्रियाओं एवं स्व प्रयत्नों पर बल दिया जाए, व्यक्तित्व के उन्नयन पर बल दिया जाए, निषेधात्मक शिक्षा पर बल, जीवन की ठोस परिस्थितियों को शिक्षा का आधार बनाया जाए, सामाजिक और नैतिक वातावरण पर बल देना चाहिए, भौतिक वातावरण पर बल देना चाहिए, सामाजिक एवं भौतिक वातावरण पर बल देना चाहिए, निश्चयात्मक शिक्षा होनी चाहिए, निषेधात्मक शिक्षा होनी चाहिए, और निश्चयात्मक शिक्षा का प्रयोग करके अनुभव पर आधारित सामाजिक प्रक्रिया होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं इंपॉर्टेंट क्या है। ये जो पहली लाइन लिखी गई है इसको आप लोग समझ लो कि इनमें तीनों में शिक्षा में अंतर क्या होता है, एंड ये लास्ट में जो लाइन लिखी गई है इसको आप समझ लो कि ये अगर दो ये चीज़ें आपको याद हैं तो आप पूरा का पूरा अंतर जब भी पूछा जाएगा तो आप उसको लिख के चले आना। फिर शिक्षा का उद्देश्य क्या क्या कहा गया है, तो इसमें भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, उससे मतलब रखना है। तीनों का अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आत्मानुभूति होती है शिक्षा के उद्देश्य, इसमें होता है आत्मविभक्ति, मतलब अपने आप को व्यक्त करना का क्या होता है, पूर्व निश्चित उद्देश्यों की अस्वीकृति, मतलब जो आपको उद्देश्य दिए गए हैं उनको ना मान करके कुछ नए उद्देश्य बनाओ और उन नए उद्देश्यों को प्रयोग करो, नए उद्देश्यों को, चीज़ों को मैनेज करना सीखो। तो उसे बोलते हैं पूर्व निश्चित उद्देश्यों की अस्वीकृत करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो चरित्र निर्माण करना इसमें कहा जाता है। इसमें कहा जाता है व्यक्तिकता का विकास, उद्देश्य निश्चित न होकर परिवर्तनशील होते हैं। फिर दिया गया है सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति, उचित सहज संबंध क्रियाओं का निर्माण, सामाजिक कुशलता पर बल, आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास, मूल प्रवृत्तियों का शोधन, सामाजिक व्यवस्था की उन्नति। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं दोस्तों, जिसमें से आपको पहला इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि फिर 5वें नंबर की जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं ये इंपॉर्टेंट है। जैसा कि लिखा गया है पवित्र एवं पूर्ण जीवन की प्राप्ति करना, जीवन संघर्ष के लिए तैयारी करना, गतिशील और लचीले मस्तिष्क का निर्माण करना। ये जो चीज़ें दी गई हैं दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको समझना है, आपको देखना है और उनको याद करना है। क्लियर। अब हम बात करेंगे इसके बाद कि शिक्षा में क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए। इन तीनों के अनुसार क्या क्या पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, क्या पाठ्यक्रम होने चाहिए उसमें। तो उसमें आप, जैसा कि मैं सिंपल सी बात भाषा में बताऊं, तो इसमें पाठ्यक्रम में आप चौथा नंबर याद रखोगे और 5वां नंबर याद रखोगे। ठीक है, तो अब चौथे नंबर पे क्या लिखा गया है, पाठ्यक्रम के मुख्य विषय आध्यात्मवाद, धर्म, नीतिशास्त्र और कला, संगीत, दस्तकारी से संबंधित होने चाहिए। इनके मुख्य विषय क्या है, तो शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान और बाल मनोविज्ञान से संबंधित होने चाहिए। और इसमें सीखने की प्रक्रिया का एकीकरण। अब इसमें क्या है कि नीतिशास्त्र और कला नामक विषयों पर बल दिया गया है, इसमें विज्ञान पर बल दिया गया है। और इसमें क्या लिखा गया है, स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक और गृह विज्ञान उपयोगी बालिकाओं के लिए। चूंकि देखो प्रयोजनवाद क्या है, प्रैक्टिकली चीज़ों पर बिलीव करता है। मतलब अगर आप बच्चा पढ़ रहा है तो वो सिंपल सी बात है कि वो इसलिए नहीं पढ़ रहा है कि उसको पढ़ने के बाद हिमालय पे जाके तपस्या करनी है, ऐसी कोई चीज़ें होती हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। तो पढ़ रहा है क्यों, क्योंकि वो जीविकोपार्जन के लिए पढ़ रहा है, या आप कह सकते हो कि वो एक तरह से पैसे कमाने के लिए या व्यावसायिकता के लिए पढ़ रहा होता है। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको समझना होता है यहाँ पे। नेक्स्ट दिया गया है हमारे पास
कि इसके अनुसार शिक्षण विधियां क्या होती हैं दोस्तों। तो लिखा गया है कोई निश्चित विधि नहीं है। किसमें किसमें निश्चित विधि नहीं है? तो आध्यात्मवाद में यानी आदर्शवाद में कोई निश्चित विधि नहीं है। इसमें प्रकृति में करके सीखना होता है, मैंने आपको बताया। प्रकृतिवाद में इसमें भी करके सीखना होता है। बिल्कुल ये दोनों लगभग सेम होते हैं, बट इसमें जो प्रमुख विधियां ये दी गई हैं ये आपको याद रखनी है, इसको याद रखनी है आपको। और इसमें जो प्रमुख विधि है वो है योजना, और इसमें प्रमुख विधि है ये। तो आपको ये लास्ट वाले जो चीज़ें दी गई हैं इनको आपको याद रखना है। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो इनको नोट डाउन करना, पूरा नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। ये पूरा मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लगाया था कि पूरा का पूरा आपको समझ में आना चाहिए। अब बालक कैसा होना चाहिए इनके अनुसार दिया गया है कि बालक कैसा होना चाहिए, शिक्षक कैसा होना चाहिए। तो दिखा गया है बालक एक आत्मिक प्राणी होना चाहिए, यानी बालक को इस तरह से बिहेव बनाना है, यानी उसका व्यवहार आत्मिक प्राणी की तरह बनाना है। बालक प्राणी मात्र है, बालक सामाजिक प्राणी होता है। तो कभी कभी आपसे पूछता है कि बालक सामाजिक प्राणी किस वाद में होता है, किस विचारधारा में होता है? तो वो हमारा होता है बालक सामाजिक प्राणी किस में होता है? प्रयोजनवाद की विचारधारा में होता है। फिर दिया गया शरीर एवं आत्मा, शरीर पर बल दिया गया है। इसमें शरीर और आत्मा पर बल दिया गया है, इसमें शरीर पर बल दिया गया है। इसमें बालक के शरीर एवं मनोविज्ञान पक्ष के साथ साथ उसके सामाजिक पक्षों। तो कभी कभी पूछता है कि आपकी जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो किन किन कह सकते हो विचारधाराओं से संबंधित होती है। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो प्रकृतिवाद से भी संबंधित है और प्रयोजनवाद से भी संबंधित है। आप बिल्कुल याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है? इसको आपको भूलना नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट दिया गया है शिक्षक एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है यहाँ पे, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही इसमें आते हो आप तो इसमें क्या होता है, प्रकृति ही उत्तम शिक्षक है। मतलब इसने कहा कि जैसे मान लो मोगली का एग्जांपल मैंने बताया, मोगली को आपने भेज दिया, मोगली के गुरु कोई भी रहे, लेकिन मोगली सीखेगा कैसे? जब पहाड़ से गिरेगा तो उसे पता चलेगा ऐसे नहीं उतरना चाहिए, ऐसे नहीं चढ़ना चाहिए, तो प्रकृति उसको सिखाती है। तो इसमें शिक्षक जो होता है वो प्रकृति पर ज़्यादा फोकस किया गया। यदि शिक्षक का कोई स्थान है तो रंगमंच तैयार करना, मतलब सिंपल सी बात है कि उसको उस जगह पे प्रोवाइड करा देना। मान लो कोई शेर उसे हर्ट करने जा रहा है तो बस उतना उसको बचा लेना, इस तरह का काम होता है, यानी ये एज अ फैसिलिटेटर होता है। शिक्षक सामाजिक वातावरण के रूप में होता है। शिक्षक सामाजिक परिस्थितियों का निर्माण करता है और परामर्शदाता है, मार्गदर्शक होता है। ये दोनों चीज़ों में आजकल की जो शिक्षा चल रही है वो बड़ा कह सकते हो कि फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, कभी कभी आपसे पूछा है कि शिक्षक किस विचारधारा में केवल माली का रूप रखता है, तो वो सिर्फ रखता है किसमें? आदर्शवाद में, जिसमें शिक्षक विचारधारा जो है उसकी वो माली का रूप रखती है। विद्यालय कैसा होना चाहिए? तो दिया गया है मानव क्रियाओं का आदर्श लघु रूप होता है विद्यालय, किसमें? आदर्शवाद में। फिर दिया गया है प्राकृतिक एवं स्वाभाविक वातावरण के रूप में विद्यालय होना चाहिए और समाज का लघु रूप होता है। और यही प्रक्रिया आज हम अपना रहे हैं कि विद्यालय जो है वो समाज का लघु रूप है, मतलब विद्यालय से ही सामाजिकता का विकास होना शुरू हो जाता है बच्चे के अंदर। तो विद्यालय जो है वो समाज का लघु रूप है। उसके बाद दिया गया है बाग के रूप में होना चाहिए, मतलब विद्यालय बाग के रूप में क्यों कहा गया? क्योंकि शिक्षक एक माली होगा, बच्चा एक पौधा होगा, ठीक है, जिसमें शिक्षक को पानी उतना ही डालना है जिससे बच्चे के अंदर विकास हो सके, पोषण हो सके, वो अपने आध्यात्मवाद को, अपनी आध्यात्मिकता को पहचान सके, अपने आध्यात्मिकता को देख सके, इसके लिए डालना है। स्वच्छंद वातावरण होना चाहिए विद्यालय में और सामुदायिक जीवन का केंद्र होना चाहिए। तो दोस्तों ये था डिफरेंस आपके आदर्शवाद, प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।